चलिए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो अब लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या है तो उसको समझते हैं। कहता है व्हेन इंसिडेंट रे ग्रेजेज फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस and then after refraction emergent ray also grazes from the second refracting surface, then in this condition the angle of the prism is called the limiting angle of the prism। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें कि यहाँ वर्ड आया है ग्रेजेज। पहले इसको समझिए कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, और कहता है कि जब मैं इंसिडेंट रे को लगभग अप्रोक्स टू 90 डिग्री पर दूंगा, जब सरफेस से लगभग 90 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशन को ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। मतलब ग्रेजिंग का मतलब हुआ कि सरफेस पर चढ़ते हुए जाना, मतलब चलते हुए जाना। तो जब सरफेस से चलते हुए जाएगा तो अप्रोक्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 कितना बनाएगा, अप्रोक्स टू 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो कहता है जब 90 डिग्री पर इंसिडेंस करें और रिफ्रैक्शन के बाद जब इमर्जेंट रे भी लगभग 90 डिग्री से निकलेगा, लगभग I2 यानी इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री से निकलेगा, तो उस समय जो एंगल ऑफ द प्रिज्म होगा उस एंगल ऑफ द प्रिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा समझे होंगे। तो मतलब कहने का मतलब जब मैं 90 डिग्री पर इंसिडेंट करूं और 90 डिग्री पर अगर रे निकले तो उस समय जो एंगल ऑफ द प्रिज्म होगा उसी एंगल ऑफ द प्रिज्म को क्या कहेंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्या कहेंगे, लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो मैंने वही लिखा कि जब लाइट जो है ग्रेजेस करेगा फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब ग्रेज का मतलब 90 डिग्री पर से टकराएगा सरफेस से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री पर होगा तो उस समय रिफ्रैक्शन होगा, लाइट का ये रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, फिर इमर्जेंट रे हो रहा है और फिर कह रहा है इमर्जेंट रे भी ग्रेज करता हुआ निकलेगा, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ द प्रिज्म को लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म कहेंगे। तो लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म होने पर तो अब देखिए आपने एक चीज और पढ़ा है क्या, कि वह एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और आपने यही पढ़ा है क्या, क्रिटिकल एंगल यानी साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। चूंकि रेयर मीडियम जनरली एयर होता है इसलिए उसका एयर का वैल्यू 1 होता है, इसलिए जनरली 1 बटे म्यू डेंसर मीडियम का ही लिखाता है। जब भी साइन सी इज इक्वल टू 1 बटे म्यू रहे तो समझ जाइए कि वो एयर के रिस्पेक्ट में हम उसका क्रिटिकल एंगल देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कोई डेंसर मीडियम है, ये एयर है, ठीक है। चलिए तो ये बात तो आप पहले से ही जान रहे हैं। चलिए ये चीज थोड़ा क्लियर हुआ, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन में देखते हैं थोड़ा। तो देखिए, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्स टू 90 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज द ये जो R1 है, तो R1 है तो वो क्या हुआ, अप्रोक्स टू क्रिटिकल एंगल। उसी तरह से ये अगर 90 डिग्री होगा, इसका जो R2 होगा तो R2 भी अप्रोक्स टू 90। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था एक बार इधर से इंसिडेंस करेंगे तो वही रास्ता होते हुए इधर निकलेगा, एक बार जब इधर से इंसिडेंस करेंगे तो ये रास्ता होते हुए इधर निकलेगा। इसका मतलब जब I1 अप्रोक्स टू 90 तो R1 C है, तो उसी तरह से I2 भी अप्रोक्स टू 90 है तो R2 क्या है, C के करीब है। हमको पता है कि एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है R1 प्लस R2 के बराबर होता है, मतलब R1 प्लस R2 के बराबर होता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। चूंकि यहाँ R1 भी C R2 भी C है तो C प्लस C तो 2C हो गया। मतलब कि लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है, यानी ये जो लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है, यानी लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है यानी A वो किसके बराबर होगा, 2C। यानी लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या हो गया सर, 2 इंटू क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। यहाँ क्या है, हेयर C बराबर क्या है सर, क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो अब एक चीज ध्यान रखिए, ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखा, मैंने ये लिखा कि अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म लेस देन या इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट जो है इंसिडेंट होगा फर्स्ट सरफेस पर और रिफ्लेक्ट करके दूसरे सरफेस से निकलेगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल, मतलब ग्रेटर देन 2C होगा, मतलब अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म लिमिटिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस से लिमिटिंग करें, एंगल ऑफ द प्रिज्म जो है लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म से अगर ज्यादा होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा, हम किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करेंगे तो लाइट दूसरे सरफेस से नहीं निकलेगा, बल्कि मतलब वो सेकेंड सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा, मतलब सरफेस से नहीं निकलेगा। तो ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैंने लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म में क्या दिखाया कि 90 डिग्री पर इंसिडेंस कर रहे हैं
तो अप्रॉक्स जब 90 से वो निकल रहा है तो मान लेते उस समय जो है एंगल ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री है। चूंकि 90 पर दे रहे 90 पर निकल रहा था, ये तो क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। लेकिन जैसे थोड़ा सा 60-61 करेंगे, मतलब थोड़ा सा एंगल ऑफ द प्रिज्म थोड़ा सा हम बढ़ा दें, मतलब थोड़ा बढ़ा दें, मतलब 60 से करके हम 61 कर दिए। तो जैसे हम थोड़ा सा साइड को हम बढ़ा देंगे तो अब क्या होगा कि अगर हम ये 90 डिग्री पर दे रहे हैं तो अब यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी इस सरफेस पर इंसिडेंट है, ये जो है R2 है, मतलब R2 जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा, वो इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो वो अपने मीडियम में आ जाता है। क्योंकि 90 पर दे रहे हैं, 90 पर अगर दे रहे हैं 90 पर निकल रहा है, मतलब 90 पर अगर हम दे रहे हैं 90 पर अगर हम दे रहे हैं और ये 90 पर निकल जा रहा है, मतलब 90 पर दे रहे हैं 90 पर निकल जा रहा है, मतलब ये तो क्रिटिकल एंगल है। थोड़ा सा भी साइड अगर बढ़ाएंगे सर तो वो जो लाइट जो टकराएगा, अब जो नॉर्मल जो है मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो है ये थोड़ा क्या होगा, मतलब R2 का मान जो है ये क्या हो जाएगा, तो R2 का मान ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा इस कंडीशन में। तो नतीजा क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्ट। तो इसका मतलब ये बात थोड़ा समझ में आ गया कि एंगल ऑफ द प्रिज्म अगर लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म से कम या बराबर होगा दूसरे सरफेस से निकलेगा, अगर एंगल ऑफ द प्रिज्म लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म से ज्यादा रहेगा तो दूसरे सरफेस से नहीं निकलेगा। तो मैंने यहाँ वही बात लिखा है, इफ एंगल ऑफ द प्रिज्म greater than the limiting angle of the prism, then the light not pass through second surface. If angle of the prism less than या equal to limiting angle of the prism, then light can pass through second surface. ये मैंने limiting angle of the prism सीखा। तो अब अगला टॉपिक इसका प्रिज्म का लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है सर, तो कहता है द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेजेस फ्रॉम द सेकंड सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। मतलब इसका सेंटेंस ये क्या बोलना चाह, ये सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये प्रिज्म है तो वह मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट जो है दूसरे सरफेस से टकरा के जस्ट अप्रॉक्स टू 90 डिग्री बनाते हुए निकले, ठीक है। मतलब दूसरे सरफेस से टकराए वो ऑटोमेटिक जो है ये अप्रॉक्स टू I2 कितना हो जाना चाहिए, अप्रॉक्स टू या इक्वल टू लगभग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब इतना कम इंसिडेंस दिए कि दूसरे सरफेस से 90 पर अगर होते हुए दूसरे सरफेस से अगर इमरजेंट एंगल 90 डिग्री पर से होते हुए निकले तो उस समय मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम लोग क्या नाम देंगे, हम ये नाम देंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो मैंने डिफिनेशन वही लिखा है, क्या लिखा है सर, लिखा है द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द इमरजेंट रे जस्ट ग्रेजेज फ्रॉम द सेकेंड सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस, ठीक है। तो उम्मीद है लिमिटिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस समझ चुके होंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है सर, कि वह मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर दूसरे सरफेस से लाइट 90 पर निकल जाए तो उस मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो चलिए पहले इसको समझिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, जब I1 क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो I मिनिमम माना, तो R1 क्या हो गया सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। अब अगर दूसरे सरफेस से अप्रॉक्स टू ये 90 पर निकल रहा है तो R2, ये जो R2 है वो R2 अप्रॉक्स टू क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, R2 अप्रॉक्स टू C होगा। एज का एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है R1 प्लस R2, तो R1 और R2 C के बराबर, तो C को इधर किए तो R1 किसके बराबर होगा, A माइनस C, तो R1 क्या होगा, A माइनस C होगा। फिर चूंकि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट P, सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, चूंकि रिफ्रैक्शन होता है कहाँ, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ डायग्राम में देखिए रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, एट पॉइंट P पर, जहां पर रिफ्रैक्शन होता है वहां स्नेल्स लॉ लगता है। तो मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, तो मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ I मिनिमम के लिए, उसके लिए तो पहले मैंने ये कंडीशन करके एंगल ऑफ द प्रिज्म से R1 का वैल्यू निकाल लिया, A माइनस C। तो ये भी एक तरह से एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहेगा और इसका क्रिटिकल एंगल दिया रहेगा, एंगल ऑफ द प्रिज्म पूछ सकता है, तो इसलिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि बेंडिंग लाइट का कहाँ पर पॉइंट P पर, इसलिए स्नेल्स लॉ यहाँ लगेगा, तो स्नेल्स लॉ यहाँ लगेगा, तो इधर ये μ1 μ2, तो स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे, μ1 sin I बराबर μ2 sin R, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो जैसे I1 को हम मिनिमम देंगे तो R1 को क्या लिखना होगा, A माइनस C, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम है तभी जो है R1 का मान A माइनस C आया। जैसे I1 को I मिनिमम लिखेंगे तो R1 को लिखेंगे A माइनस C, मैंने लिख दिया। फिर साइन I मिनिमम μ1 को इधर भेज दिया, μ2 बाई μ1, साइन A माइनस साइन C, मैंने आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन A माइनस B का फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूला से है ना, तो उसी फॉर्मूला से मैंने लिखा
साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, कॉस सी का वैल्यू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी फॉर्मूला होता है। कैसे सर? ऐसे जैसे आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, रूट अंडर, तो वही लिखा। तो कॉस सी की जगह लिखा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी। फिर मैंने क्या किया, साइन सी का वैल्यू बैठाया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, क्या बताया था, क्रिटिकल एंगल बराबर होता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम। अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में नापे, तो चूंकि बाहर एयर है, अंदर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ2 हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ मैंने साइन सी की जगह 1/μ2 का स्क्वायर बैठाया, कॉस सी साइन सी का 1/μ2 बैठाया। हालांकि μ2 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में, चूंकि जरूरी ना एयर हो सकता है कि वाटर और प्रिज्म भी रहे, इसलिए μ2 1 लिखे ज्यादा सही। तो हो गया, तो 1/μ2 1 कॉस ए माइनस कॉस ए 1/μ2 1 दिखाया। फिर मैंने सॉल्व किया, ये सॉल्व कैसे हुआ सर, 1 माइनस 1/μ2 1 का जो होल स्क्वायर है रूट अंडर 1 माइनस 1/μ2 1 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर इधर आके हो जाएगा μ2 1 का स्क्वायर माइनस 1 μ2 1 का स्क्वायर, तो वो ऊपर रह जाएगा रूट μ2 1 का स्क्वायर माइनस 1/μ2 1। इस तरह से वैल्यू आएगा इसका, तो वही मैंने वैल्यू यहाँ लिखा है, इसका वैल्यू लिखा है। ठीक है, μ2 1 स्क्वायर माइनस 1 लिखा है μ2 स्क्वायर माइनस 1 लिखा है रूट अंडर, फिर ये बाहर आ गया, रूट स्क्वायर था तो रूट के बाहर आ गया, फिर μ2 1 बाहर कर दिया तो कट गया, जो रेस्ट पार्ट बचा ये हुआ फॉर्मूला, साइन आई मिनिमम इज इक्वल टू साइन ए इंटू रूट अंडर μ2 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। ये फॉर्मूला हुआ लिमिटिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस का, ये फॉर्मूला हुआ। तो आई मिनिमम कैसे निकलेगा, अब इसके बाद मैंने नहीं किया, इसी को घेर दिया, क्योंकि इसके बाद के लिए क्या है कि साइन को उधर ले जाइएगा, तो क्या होगा, आई मिनिमम बराबर साइन इनवर्स। ठीक है, घेर दिया, फिर लिखाएगा साइन ए μ2 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो गया आई मिनिमम का फाइनल। ठीक है, मैंने यहाँ तक रखा ताकि जब सॉल्व करेंगे तो उसके बाद मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो उम्मीद है लिमिटिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस भी आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब जो है लिमिटिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस, लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, इस सब पर जो न्यूमेरिकल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। बाकी और सब पर प्रिज्म से जितना भी न्यूमेरिकल रिलेटेड है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा।